हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास है आपका क्वेश्चन नंबर 71 से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें हम लोग जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका 2017-18 के बाद से उसका डिस्कस करते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 का है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 से डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। पहला ऑप्शन है, जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। दूसरा ऑप्शन है आपका, अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर कह सकते। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग माना गया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ कि भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। अगर हम देखें तो हमारा जो केंद्र और राज्य के बीच के विवाद के मामले में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उच्चतम न्यायालय, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला, क्या गलत है भाई, वो हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है। अछूत, तिरस्कार, पीछा और जूठन। तो हमारा आंसर डी है। देखिए हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए हैं, और ये सब कुछ क्वेश्चन आता है जो कि आपका जिसमें से क्वेश्चन जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी आर अम्बेडकर हो गया, पंडिता रामाबाई हो गया, और भी ऐसे बहुत कोई है जिन पे जो है हमें क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि भी एक इम्पॉर्टेंट है, और इन्होंने जो अस्पृश्यता पे जो कहानी लिखी थी, और उस कहानी का नाम क्या है, जूठन है। कि इनके साथ जो भेदभाव हुआ था बचपन से, उनके बारे में इन्होंने लिखा था, क्योंकि ये जो थे ना, ये दलित से बिलोंग करते थे, दलित थे। और दलित लोगों के साथ उसमें आप देख सुने होंगे कि किस तरीके से छुआछूत की जो अनटचेबिलिटी तरीके का जो भेदभाव किया जाता था, उन्हें जूठन दिया जाता था खाने के लिए। तो ये सभी चीज़ जो है इन्होंने अपने बारे में जो है बताया है, और उस बुक का नाम क्या है, जूठन है। आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। सरकार दलित राज का एक अंग होती सरकार राज का एक अंग होती है। पहला ऑप्शन है, सरकार राज का एक अंग होती है। दूसरा ऑप्शन है, सरकार और राज्य एक ही है और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है। तीसरा, कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो देखिए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो सरकार जो है ना, ये राज्य का ही एक अंग है, तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम दलित वर्ड यूज़ किए थे। दलित मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुचला हुआ या दबाया गया, कुचला हुआ या दबाया हुआ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, और दबाया हुआ। तो यहाँ से इसके अलावा आप वाल्मीकि के अलावा बी आर अम्बेडकर, ये भी दलित थे, और ये जो कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, इन्होंने इस भारतीय संविधान बनाया था। तो इन्होंने राइट टू इक्वालिटी इसी को ध्यान में रखते हुए दिया था कि जितनी कोई है हर लोग जो है हमारे संविधान के आगे जो है सम्मान है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने लाइफ में जो अस्पृश्यता और जो आपका मतलब अनटचेबिलिटी लोग को लेकर इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया था, और इन्होंने भी अपनी पूरी चीज़ अपने बारे में बताया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या, सॉरी हम आंसर नहीं, हम बस ऐसे बता रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे कि भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता इंटरप्रेटर कौन है। राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, संसद है। हमारा आंसर बी हो जाएगा, न्यायपालिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद से अर्थ है पूरे देश में एकात्मक प्रशासन। दूसरा ऑप्शन है, केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल। तीसरा ऑप्शन है, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। तीसरा, देश में एक स्तरीय सरकारी प्रशासन। हमारा आंसर सी हो जाएगा, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। हमारा कितने स्तर तक सरकार काम करती है, 3 स्तर तक। ठीक है, एक स्तर होता है स्थानीय स्तर होता है, स्थानीय स्तर होता है। ठीक है, स्थानीय स्तर होता है, और एक होता है आपका राज्य स्तर होता है, और एक होता है केंद्रीय स्तर होता है।
होता है, ठीक है। जो वीडियो सीओ जो आपका पंचायत लेवल पर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्थानीय स्तर में हो जाएगा। राज्य सरकार जो आपका सीएम जहाँ पे वर्क कर रहा है, और केंद्र सरकार जो पीएम में वर्क कर रहा है, तो इसी को हम लोग संघवाद कहते हैं। यानी देश में सरकार का एक से अधिक स्तर को हम लोग क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है। पहला ऑप्शन है धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव। दूसरा ऑप्शन है राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है राज्य समुदाय के पर्सनल लॉ निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और लास्ट ऑप्शन है राज्य धर्म के प्रभुत्व की रोकथाम नहीं कर सकता। तो आंसर तो यहाँ आपको पता चल गया होगा, हमारा आंसर बी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय निरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है, तो आंसर बी हो जाएगा कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियाँ निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती है। पहला ऑप्शन है सूखे शौचालय का निर्माण। दूसरा ऑप्शन है सफाई कर्मचारी के रूप में लोगों की नियुक्ति। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण इलाकों में जैन शौचालय का निर्माण। और चौथा ऑप्शन है अपृष्ट पदार्थ प्रबंधन प्लांट का निर्माण। तो भाई क्या पहले जो था ना, जो दलित लोग होते थे ना, वही लोग जो होते थे मतलब कि ये मैला साफ करने के लिए आया जाता, ये लोग आते थे, ठीक है। और इसलिए इन लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, सूखे शौचालय का निर्माण किया। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ABC पे विचार कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट है ये भी पॉइंट, जो कि हमारी जनजाति से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा कि वह कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांव पर नियंत्रण रखता था। दूसरा ऑप्शन है उनके अपने जनजातीय देवता थे। तीसरा ऑप्शन है उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कोच हाजो के साथ गठबंधन था। नेक्स्ट है वर्ण समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। ए बी सत्य है, बी सी सत्य है, सी डी सत्य है और ए डी सत्य है। तो भाई हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो कई कुलों में, हम लोग ये देखे थे एनसीईआरटी में, कि कई कुलों में बटे हुए थे और प्रत्येक कुल जो है कई गाँव पर नियंत्रण रखता था। और दूसरा उनके अपने जनजातीय देवता थे, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि कोछाछों से उसका गठबंधन था या वर्ण समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था, तो ये भी नहीं था, ठीक है। ऐसा हम लोग डिस्कस नहीं किए हुए एनसीईआरटी में। तो हमारा ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना। अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद नहीं खरीद कर बिचलियों के माध्यम से खरीदते थे। दूसरा ऑप्शन है आदिवासियों की रेशम अंग्रेजी बाजार और व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे। तीसरा अंग्रेजों के सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंध कर दिया गया। तीसरा अंग्रेज आदिवासी क्षेत्रों की अपेक्षा गैर जनजातीय क्षेत्रों का अधिक ध्यान रख रहे थे। तो देखिए कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेज के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना था। तो हमारा आंसर सी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन्होंने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों को जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्योंकि आदिवासी का जो आपका जीविका है ये अधिकतर जंगलों से ही चलता था, ठीक है। उससे जो भी वस्तुएं उन्हें मिलती थी उसी से वो लोग अपना जीविका यापन करते थे। तो ऐसे में जब वो उसे नियंत्रण कर लिया गया तो इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो यही इतना कारण था। आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। पहला ऑप्शन है सती प्रथा समाप्त करने के लिए लड़कियां पढ़ सके, विधवा विवाह हो सके और सभी जातियों में समानता के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस पे फोकस किए थे, तो विधवा विवाह पे फोकस किए थे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के विषय में वाक्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुने। पहला ऑप्शन बोल रहा है युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई अतः आयात में कमी आई। दूसरा ऑप्शन बोल रहा भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ। तीसरा ऑप्शन बोल रहा व्यापार समूह के युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। ए बी सत्य है, बी सी सत्य है, ए और सी सत्य है। तो अगर और केवल ए सत्य है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा भारत के ए में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ और दूसरा युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई अतः आयात में कमी आई। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर ए जो रहेगा ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सूची पर विचार करें। आल्प्स अरावली
एप्लीशियन, हिमालय, यूराल और वासिस सूची में से कौन सा दूसरे में भी नहीं? अरावली, एप्लीशियन, यूराल और वासिज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वासिस। आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन, वो स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच से आगे होगा। दूसरा, चूंकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और पूरब में सूर्य पहले उगता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो ये तो भाई बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है कि ये पूरब में पहले उगता है। ठीक है, ये सही है कि वह स्थान ग्रीनिच के पूर्व में है और उनका समय ग्रीनिच से आगे होता है। ठीक है, ग्रीनिच के पूरब में जो है उनका समय जो है ग्रीनिच से आगे होता है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये भाई गलत है। आंसर बी जो रहेगा, सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो हमारा ये राजस्थान है। यहाँ पे कर्क रेखा की लंबाई बहुत कम है। नेक्स्ट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है? और शादी सेल, क्यांत्रित सेल और अग्नेय सेल। ए बी और आपका लास्ट ऑप्शन है आपका बी और सी। तो ये जो जीवाश्म किस में पाया जाता है? सिर्फ आपका जो है और शादी सेल में पाया जाता है। अग्नि सेल क्या होता है? तो देखिए, जो लावा होती है ना, जो लावा या मैग्मा हम लोग कहते हैं, जब ये लावा मतलब फटता है तो अंदर का जो लावा रहता है ना वो बाहर की ओर आ जाता है, और ज़मीन में जब बाहर की ओर आता है ना तो वो धीरे धीरे जब ठंडा हो जाता है तो सेल में बदल जाता है। ठीक है, और इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? बहिर्भेदरी सेल कहते हैं, बहिर्भेदरी सेल कहते हैं। और जो ज़मीन के अंदर जो लावा रहती है ना, वो जब ठंड हो जाती है तो उसको हम लोग अंतर्वेदी अग्नि सेल कहते हैं। तो अग्नि सेल दो प्रकार का आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल आपको बताना होगा कि बहिर्भेदरी में कौन सा सेल आता है और बहिर्भेदरी अग्नि सेल में, और अंतर्भेदी अग्नि सेल में कौन सा उदाहरण आएगा। ठीक है, दोनों को उदाहरण बताइएगा। इसके अलावा देखिए अवसादी सेल क्या होता है? तो जो बड़े बड़े पत्थर हो गया, बड़े बड़े पहाड़ हो गया, या पानी से जब पत्थर टकराते हैं तो जो छोटे छोटे पत्थर जो रहते हैं टूट जाते हैं, तो वो एक जगह से बह के दूसरे जगह आते हैं, फिर वो क्या होता है ना, जम जाता है एक जगह आके, ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, इस तरीके से यहाँ पे जो है ये जमा हो जाता है। फिर बहुत दिनों के बाद जब इस पर प्रेशर यानी दाब और ताप के कारण जो रहता है ये सेल में जो है परिवर्तित हो जाता है, और इसी में जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे और जीव और भी रहते हैं, छोटे छोटे जीव भी रहते हैं। ठीक है, जो कि उसके साथ जो है दब जाते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। इसलिए इस अवसादी सेल में आपका जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, तो अवसादी सेल कैसे बना समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च दाब और ताप के कारण अवसादी सेल का निर्माण होता है, और यही अवसादी सेल और इग्नेय सेल जब इस पे उच्च दाब और ताप पड़ता है तो ये क्यांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अवसादी सेल, अग्नेय सेल, क्यांत्रित सेल। आपको ये बताना है कि कमेंट बॉक्स में क्यांत्रित सेल का उदाहरण कौन कौन सा है, ताजमहल जो है किस सेल से बना हुआ है, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनाव कीजिए। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। तो भाई बिल्कुल सही है। जैसे आप देखे होंगे हमारा जैसे ही गर्मी के समय में क्या होता है, जो नीचे का जो हवा रहती है ना वो गर्म हो जाती है, वो ऊपर चली जाती है, फिर उसकी जगह जो है ठंडी ठंडी हवा जो है उसका जगह ले लेता है। नेक्स्ट है, अलग अलग स्थानों पर अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, गर्म हवा सघन तथा भारी होती है और पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। लेकिन आप ये बताइए कि गर्म हवा हल्का होता है ना, इसलिए तो वो उड़ जाता है। कोई भी भाप जो है वो बिल्कुल हल्की होती है। ठीक है, गर्म होने के बाद जो भाप होती है बिल्कुल जो रहती है हल्की होती है, वो ऊपर चला जाता है और उसकी जगह क्या होता है, ठंडा हवा ले लेता है। ठीक है, तो ये भारी नहीं होती, ये हल्की होती है और पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी डी, क्योंकि सी केवल जो है आपका गलत है। ठीक है, तो ये था हमारे लोग का आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम फिर मिलते हैं
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हम लोगों का 6 to 8 का जो एनसीईआरटी का एमसीक्यू, इसका भी हम लोग कर रहे हैं। एमसीक्यू कर रहे हैं, चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। अगर कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।